अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ जो अल्लाह ने हमें इस चीज़ों से बचा दिया। जो हमारे दोस्त फौत हुए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। और हम समझते हैं कि अगला जो जब भी जनरल इलेक्शन होगा उससे पहले मियां साहब जरूर आएंगे अपनी पार्टी को लीड करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, सानिया मरी, एक और सानिया जिसने कई सवालात को जन्म तो दे दिया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमने सानिया से क्या सीखा या इससे पहले होने वाले सानियात से हम क्या सीखते हैं। हम उसके बाद कमेटी बनाते हैं, उसके TORs तय करते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है? हम एक और सानिया के मुंतज़िर रहते हैं। लेकिन सानिया मरी जिसने तकरीबन 22 से 23 लोगों की जान ले ली। अब हम बात तो बहुत कुछ कर रहे हैं, सवालात भी उठाए जा रहे हैं, कमेटियां भी बनाई जा रही हैं, इजलास भी बुलाए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म भी पूछ रहे हैं, वुज़रा से वुज़रा बयानात भी दे रहे हैं। लेकिन बहुत से सवालात हैं जो कि अभी भी जवाब चाहते हैं कि आखिर इसमें किसकी कोताही थी, कौन था जिसकी वजह से ये नुमा हुआ। तो कुछ सवालात हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आपको बताएंगे भी और आप इस प्रोग्राम में उठाएंगे भी और इस पर हम बात भी करेंगे। तो एक रिपोर्ट जो कि मुरतब की गई, जिस तरह मैंने कहा कि रिपोर्ट तो मुरतब की जाती है, लेकिन ये रिपोर्ट भी मुरतब की गई। उसमें ये कह रही है रिपोर्ट कि गाड़ियों में सवार अफराद की मौत सांस और दिल बंद होने के बायस हुई। कम दर्जा हरारत और दम घुटने की वजह से दिल की धड़कन बंद हुई। सर्दी से बचने के लिए गाड़ी में सवार अफराद ने हीटर्स चला रखे थे। बर्फबारी के दौरान गाड़ी के साइलेंसर और इखराज के मुतादिद रास्ते बर्फ में दब गए थे। इखराज के रास्ते बंद होने की वजह से गैस वापस गाड़ियों में जमा हुई। सानिया मरी के बाद वज़ीर आज़म और वुज़रा की जानिब से कई बयानात सामने आए, जिसमें अमवात का जिम्मेदार खुद सयाहों को करार दिया गया। जबकि सानिया से कबल वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी मरी में सयाहों के जमा होने पर काफ़ी खुश थे और उन्होंने ये कहा कि मरी में 1 लाख गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं। सयाहत में इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। हादसे के बाद हुकूमत ने फौरी बयानात बदल दिए, अपनी गैर जिम्मेदारी का मलबा जाँ भाग अफराद पर डाल दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए अफसोस किया और कहा कि लोगों ने मौसमी हालात को नज़रअंदाज करते हुए मरी का रुख किया और ज़िला इंतज़ामिया इस सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार ही नहीं थी। वज़ीर आज़म ने विक्टिम ब्लेमिंग की रिवायत को हमेशा की तरह कायम रखा और फिर वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। ताहम तहक़ीक़ात में कुछ सवालात उठाए गए जिनके जवाब वज़ीर आज़म को पेश किए जाएंगे, जैसे कि क्या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मौसम सरमा से कबल और महकमे मौसमियात की जानिब से मरी में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई के बाद कोई इजलास बुलाया गया? क्या इजलास के अहम नुकात दस्तियाब हैं? क्या वज़ीर आला या उनके दफ्तर की जानिब से सूरत हाल की निगरानी की गई? क्या महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की सूरत में, एमरजेंसी की सूरत में तैयारियों के हवाले से इकदाम किए गए? सानिया से कबल आखिरी मरतबा कमिश्नर ने मरी का दौरा आखिर कब किया था? क्या IB और स्पेशल ब्रांच ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को रिपोर्ट दी थी कि इंतज़ामिया और जो दीगर महकमे हैं उनके इंतज़ामात नामुकम्मल क्यों थे? अब कमेटी ने कुछ TORs भी रखे हैं। अब वो TORs क्या हैं? जो TORs है उसमें पूछा गया है कि महकमे मौसमियात की वार्निंग पर मुतालिका हुकाम ने क्या किया, क्या मुश्तरका मनसूबाबंदी की गई थी और मीडिया के जरिए क्या कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी? क्या जो पाकिस्तान टेलीविज़न है क्या उस पर कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई? क्या वहाँ पर लोगों को आगाह किया गया कि इस तरह का मौसम रहेगा और आप सफ़र ना करें? इस तमाम तर सवालात के जवाबात हम बात करेंगे भी, और ये भी कि TORs हुकाम से ये भी तय किए गए, TORs के मुताबिक ये भी सवालात हुकाम से पूछे जाएंगे कि इस्लामाबाद और गलियात के दाखिली रास्तों पर जो गाड़ियाँ थीं उनको रोका क्यों नहीं गया? जब ये वाक़या हो गया रात 9 बजे रास्ते क्यों बंद किए गए? सुबह 8 बजे मशीनरी हरकत में क्यों आई? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शफीकुर रहमान साहब जो कि इंचार्ज सिटी एरिया ट्रैफिक पुलिस के, आपको वेलकम कहते हैं। महर वकास सयाह हैं जो कि इस सूरत हाल में वहाँ पर फंस गए थे और काफ़ी घंटे वहाँ पर फंसे रहे। महर, आपको भी हम वेलकम करते हैं। और नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सज़ियाकार हैं, बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया। सबसे पहले शफीकुर रहमान साहब, एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी होती है जो कि ज़ाहिर इस तरह की सूरत हाल में, इस तरह के मौसम में जारी की जाती है, आप लोगों की जानिब से भी, मुतालिका हुकाम की जानिब से भी, वो कब जारी की गई थी और मौसम की सूरत हाल कब बताई गई थी?
अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया। देखिए मैम, ट्रैवल एडवाइजरी हमारी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी की तरफ से जो है तकरीबन 5 जनवरी को जो है फ्रेश जारी। पहले 4 जनवरी को हमने नॉर्मल स्नो सीजन के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। उसके बाद 5 जनवरी को मैंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जो तमाम सोशल मीडिया, हमारे ऑफिशियल पेजेस और मीडिया के थ्रू पब्लिक तक पहुंची है। उसमें हमने यही बताया कि बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल ऑलरेडी 2-3 दिन, जो ट्रैफिक का फिगर था हमने बताया कितनी गाड़ियां ऑलरेडी दाखिल हो चुकी हैं। उसके मुताबिक ट्रैवल एडवाइजरी में हमने बताया था क्योंकि अगले 2 दिन हैवी स्पेल है और रश भी बहुत ज्यादा है, ऐसे में लोग जो है एहतियात करें। खासकर आपको पता है कि पहाड़ी इलाके में स्नो को कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो 4x4 गाड़ी के इस्तेमाल का हमने मशवरा दिया, गाड़ी के टैंक फुल रखने का मशवरा दिया, रेडिएटर में कूलेंट के इस्तेमाल का मशवरा दिया, टायरों में चेन चढ़ाने का मशवरा दिया, और इसके अलावा जो बच्चे या खाने पीने की अशिया हमने कहा कि अपनी गाड़ी में जरूर रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 80% से ज्यादा टूरिस्ट ने जो है हमारी ट्रैवल एडवाइजरी को नजरअंदाज किया। अच्छा, जुमे के रोज क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि ये सानिये में तब्दील हो गया सारी सूरत हाल? देखिए जी, जो लास्ट स्पेल था बहुत ज्यादा तूफानी स्नोफॉल थी और बहुत ज्यादा झक्कड़ था साथ, जिसमें जो है आपको पता है कि बड़े बड़े दरख्त जो है वो जड़ से उखड़ गए। इसके अलावा बिजली के पोल गिर गए, बिजली का निजाम आपको पता है 2 दिन तक जो है धर्म भरम रहा। जगह जगह जो है गाड़ियों के ऊपर लकीली जो है गाड़ियां तो डैमेज हुई, लेकिन दरख्त गिरने से शफीक साहब, ये सारे मामला जब हो रहे थे तो आप लोगों ने रिपोर्ट किया होगा हुक्काम बाला को, वहां से कोई जवाब आया था उस वक्त तक? जी देखिए, ये जो आखिरी स्पेल था जुमे की रात, ये स्पेल जो ही हमने आगे सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट किया तो उसके बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी से जो है आने वाले रास्तों से एंट्री बंद कर दी गई थी। लेकिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रैफिक उस टाइम एंटर हो चुकी थी क्योंकि वीकेंड का स्टार्ट था, लोग जुमे रात से ही और फोरकास्ट देख के लोग पहुंच चुके थे। बम्पर टू बम्पर मरी शहर की जा चुकी थी और शदीद बर्फ थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। शदीद तरीन स्नोफॉल में सिटी ट्रैफिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी खुद 3 दिन यहाँ पे रहे। हम लोग टीएसपी ट्रैफिक सारा हमारा स्टाफ जो है वो दिन रात जो है सेवाओं की मदद के लिए लगा रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हाईवे मशीनरी थी वो इतनी ज्यादा स्नोफॉल थी और इतनी ज्यादा ट्रैफिक थी कि उसको जो है काफी रोड क्लियर करना। अच्छा, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मैं चाहूंगी शफीक साहब हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये हैवी मशीनरी होती क्या है, इसका पॉइंट क्या होता है, ये कहाँ पर खड़ी होती है और वहाँ से कोई और पॉइंट क्यों नहीं बनाया गया? तमाम तर सवालात मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन क्योंकि महर वक़ास साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कल्डना के मकाम पर ही फंसे रहे। महर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने कब सफ़र शुरू किया था मरी का, आप फोरकास्ट देख के निकले थे और आपके साथ फिर हुआ क्या? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मैं बोल चैनल का बहुत शुक्रिया अदा हूँ, आपने मुझे टाइम थोड़ा सा बच गया। बात ये है, मैंने जुमेरात घर से निकलने की कोशिश, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुमेरात में घर से निकला हूँ तकरीबन 1 बजे। 1 बजे से पहले मोटरवे, मैंने सुना मोटरवे ऑफ है फॉग की वजह से। मैं जीटी रोड पे मैंने शुरू कर दिया। जीटी रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, हमें सिर्फ शेखुपुरा में थोड़ी सी फॉग मिली, वो क्रॉस किया तो आगे बिल्कुल हम डायरेक्ट पहुंचे मरी। 7 बजे सुबह मरी हम पहुंचे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हम एक टूल प्लाजा मरी का क्रॉस कर, क्या उनको इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं है गाड़ियाँ कितनी जा रही हैं, कितनी इन हो रही हैं, कितनी आउट हो रही हैं? सिर्फ इन लोगों को पैसे लेने का पता है। ये जो हालात हुए, मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों में ये बंदे जिम्मेदार हैं, मैं इन्हें जिम्मेदार करार देता हूँ। कम से कम जब हम 7 बजे मरी एंटर हुए हैं, मिस वहाँ पे भी तकरीबन ऐसा समा था जैसे वहाँ पे मेला लगने जा रहा है। मैंने अपने भाई को ये कहा, यार ये जो लोग जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, पूछो आप जा रहे हो या आ रहे हो? वो कहते हैं जी ये लोग अभी आ रहे हैं। अच्छा महर साहब, आप फंसे कब? ये तो आप 7 बजे मरी पहुंच गए, क्या वापसी के सफर में आप फंस गए थे? 7 बजे से स्टिल मरी में हम फंस चुके थे। एक पुल बुरा रोड है, वहाँ पे 7 बजे मेरी गाड़ी स्टक हुई। कम से कम वहाँ पे 9 बजे बर्फ का आइस वहाँ पे होना शुरू होगी। कम से कम स्टिल 24 आवर्स पड़ी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आइस हटाने वाले ये 2 दिन बाद क्यों आए? और मैं स्टिल, एक मेरे बच्चे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बाय गॉड खराब थी, मैं अपनी गाड़ी की तरफ होता या अपने बच्चे की तरफ होता, मैंने वहाँ पे कुछ शफीक
नाम का कोई बंदा था वॉल्टर, उसने उसका मुझे नंबर कहीं से ट्रेस करके मुझे किसी मेरे दोस्त ने रेफर किया। उसने मुझे बताया ये शफीक नाम का बंदा ये तुम्हारी हेल्प करेगा। मिस बाय गॉड वहां पे सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, अल्लाह गवाह है। वहां पे वारिद के इतने बुरे सिग्नल की ड्रॉप सी, हम किसी से बात भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे और ये कितने घंटे आप वहां फंसे रहे, कितने घंटे आप फंसे? और आपकी फैमिली थी, बच्चे थे, खवातीन थी, सब आपके साथ थे? मेरे साथ मेरी सारी फैमिली थी। मैं वहां पे कम से कम 2 दिन स्टक रहा हूँ। 2 दिन आप स्टक रहे हैं? 2 दिन स्टक रहा हूँ मैं। मेरी जाके जुम्मे की रात, हफ्ते की रात जाके मेरी जान वहां से छुटी है, और मैंने संडे को वहां से गाड़ी निकाल के अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ जो अल्लाह ने हमें इस चीज़ों से बचा दिया। जो हमारे दोस्त फोत हुए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। कुछ शफीक नाम का नुमाइंदा बंदा वहाँ पे वॉल्टन वाला था, उसने मेरी हेल्प की, वो मेरे बच्चे को उठा के लेके गया। मैं उसका शुक्र गुजार हूँ जिसने हमारी इतनी हेल्प आउट की। उसने हमें कोई रूम प्रोवाइड करके दिया था। वैसे आपके पास कोई हुकूमत का बंदा, किसी कोई आपने देखा नहीं कि कोई इक़दाम हो रहे हैं, कोई बर्फ हटा रहा है, कोई मशीनरी हरकत में आ रही है? कोई मशीनरी, कोई हरकत नहीं आ रही। 2 दिन तक हम भूखे रहे। वहां पे कोई पानी, खुदा की कसम, पीने के लिए पानी भी नहीं था। अच्छा, मैं चाहूंगी मेहर साहब आप साथ ही रहिए, क्योंकि जब ये ब्लेम गेम होता है, एक दूसरे पे मलबा डाला जाता है। हुकूमत कह रही है कि यहाँ पे जो सयाह गए थे उनको देख के जाना चाहिए था। वो एक एडवाइजरी जारी हुई थी, और वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, वेदर एडवाइजरी जो कि जारी होती है। जरा एक सेकेंड मेहर साहब, ये जरा नाजूंगी, ये एडवाइजरी है जो कि जारी हुई 31 दिसंबर की रात को शाम में, और फिर ये बताया गया कि कब कब मौसम ख़राब रहेगा। उसके बाद ये दूसरी एडवाइजरी 5 जनवरी को जारी होती है दोपहर 3:47 पर, और उसमें बताया जाता है कि वेदर आगे कैसा रहेगा। 5 और 7 जनवरी का इसमें वेदर फोरकास्ट बताया जा रहा है। और ये नेशनल वेदर फोरकास्ट सेंटर है इस्लामाबाद का, जो कि अपनी वेबसाइट पे ये हर महीने का और हर दिन का ये फोरकास्ट जारी करते हैं। और ख़ास तौर पे जब इस तरह का मौसम होता है, हैवी रेनफॉल होती है या हैवी स्नोफॉल होती है, तो उसका वेदर फोरकास्ट भी जारी किया जाता है। चल लगारी साहब, हमारे मुल्क में सानिहात जिस तरीके से जन्म लेते हैं, सानिहात जिस तरह रोनुमा होते हैं, और हम वाक़यात को सानिहात में तब्दील कर देते हैं, और ये जानबूझ के किया जाता है। हमारे अंदर इतनी अहलियत नहीं होती कि हम चीज़ों को समझ सकें। हमारी इंतज़ामिया, हमारी हुकूमत, मुतालिका इदारे, सबसे बड़ी गलती किसकी होती है कि हम बैठ के फिर रो रहे होते हैं कि हमारे प्यारे जो कि तफरी की गर्ज से गए थे वो दुनिया में नहीं रहे, और हम ब्लेम गेम भी उन पे कर रहे हैं। बात यह है कि कभी भी कोई भी किसी भी ज़माने में ऐसा नहीं होता है कि जो विक्टिम हो उसको ब्लेम किया जाए। अगर किसी को ये मालूम होता है कि मैं बाकी नहीं रहूँगा, मेरी फैमिली बाकी नहीं रहेगी, या मेरे बच्चे बाकी नहीं रहेंगे, तो यकीनन उस तरफ का रुख ना करते। आप उन पर ब्लेम नहीं कर सकते। असल बात ये होती है जब हुकूमत को किसी चीज़ के बारे में इल्म हो जाए कि ऐसा वाक़या होने वाला है। जब हुकूमत को बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिक्योरिटी इदारों को पता चलता है कि किसी जगह पर कोई खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या होने वाला होता है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से कर लेते हैं कि जनाब अगर कोई बंदा निकला है कि जी 2 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए हैं और उन्होंने जो है वो अपने ऊपर जिस्म पर जो है वो खुद कुछ बम्बार की जैकेटें पहन रखें, तो फिर पकड़ लिया जाते हैं ऐसे लोग, और यकीनन उनको धर लिया जाता है और वो वाक़या नहीं हो पाता है। अगर आपको पता है कि जनाब बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा है तो रास्ते बंद कर दें, पहला काम तो ये कर सकते हैं ना। इसलिए कि आपको उस सूरत में ये नहीं है कि सयाहों को आपको फराहम करनी पड़ती सिक्योरिटी, या उनको बचाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है, रिलीफ की आपको कोशिशें करनी पड़ती हैं, वो ना होता। फिर आप मरी के शहरियों को बचाने की कोशिश कर होते कि वहाँ पर तो सारे लोगों के पास तमाम हालात ठीक नहीं होते हैं, वहाँ भी लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हो सकती हैं जो आम शहरी हैं वहाँ के। एक तो ये है कि वो जो भी यहाँ से मुंतखब हुए या मुंतखब होते रहे उनने मरी का रुख नहीं किया। ये अफसोस की बात है। सरकारी इदारे वहाँ नहीं पहुँचे, सब ने अपनी हाज़िरियाँ लगवाई लेकिन पहुँचा कोई नहीं है। और जिस तरह से ये भाई बता रहे हैं आमिर वकास साहब कि इन्होंने 2 दिन 2 रातें, जब 2 दिन कह रहे हैं तो 2 रातें भी हैं उसमें। जी हाँ बिल्कुल। और जो क़यामत खेज़ वक्त है वो रातों का वक्त है जब आपको उम्मीदें दम तोड़ती हैं, लगता है कि अब चीज़ें ख़त्म, अंधेरा हो गया है, सब कुछ भी नहीं है, सांस का सहारा है, बच रहे हैं। और अल्लाह ने इनको बचाए रखा। ये जो माहिर वकास साहब हैं ये बच गए अपनी विल से, उनकी फैमिली की विल थी, किसी भी तरीके से वो बच गए। इस तरह से वो लोग नहीं बच सके जो इस सारी सूरत हाल को फेस नहीं कर सके। उनको
जो है वो गैसेस भर गई या और चीज़ें हुई, वो नहीं बच सकी। हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी ये थी, जब हुकूमत ने ये ऐलान किया कि हम खुश हैं कि 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो चुकी हैं और हमारी जो सयाहत है फ़रोग पा रही है और हमारी गुर्बत ख़त्म हो रही है। आप देखें 1 लाख गाड़ियाँ मरी पहुँच चुकी हैं। आप कहाँ है गुर्बत, किस तरफ है गुर्बत, कहाँ हैं लोग जो गरीब हैं। उस वक्त भी हमने अर्ज़ किया था कि 22 करोड़ की आबादी में अगर 1 लाख जो है वो तो अशरिया शीर भी नहीं है। अगर 1 लाख लोग पहुंच गए हैं किसी सयाहती मकाम पर तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुर्बत खत्म हो गई। लेकिन ये तो सोचिए ना कि एक जगह जहां पर सिर्फ 4000 गाड़ियां पार्क करने की जगह है, अगर वहां 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां पहुंच जाएंगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी। इस जानिब किसी ने नहीं सोचा। अच्छा शफीक साहब, एक चीज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, एक तो थी कि ये बर्फबारी हो गई, हैवी स्नोफॉल हो गई, गाड़ियां फंस गई, डंपिंग पॉइंट एक ही था, वहां से जो मशीनरी थी, हैवी मशीनरी जो बर्फ हटाने का काम करती, वो नहीं आ सकी। इन सारी सूरत हाल से हटके एक बेहिसी जो होटल मालकान ने दिखाई, जो होटल माफिया ने दिखाई कि 50-50 हज़ार रुपए में कमरा बिक रहा था। वहां पे लोग जो चेन्स लगाते हैं वो कीमतें मांग रहे थे, चेन लगाने की, धक्का देने के भी पैसे थे, एक पानी की बोतल के 500 रुपए थे, अंडा 200 रुपए पहुंच गया था। ये जो माफिया सरगर्म था शफीक साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? खासतौर पर होटल मालकान वो इस तरह की बेहिसी कैसे दिखा सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में? देखें जी, बिल्कुल ये अगर ऐसा हुआ है या अगर टूरिस्ट अगर रोड पर फंसे हैं और किसी ने किसी भी तरीके से ओवर चार्जिंग की है तो इसको तो हर हिसाब से कंडेम करना चाहिए और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी कह लें कि माशरती एक किस्म की नाकामी और नाअहली है कि अगर कोई इस तरह अगर रोड पे फंसता है या कोई मजबूर होता है तो उसके अगर हम चार्जेस उससे ज़्यादा लेते हैं, चाहे वो रूम चार्जेस नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी कई लोग थे, यकीन करें, जिन्होंने अपने गेस्ट हाउसेज जो है वो जिन्होंने अपने इवन के कुछ यहाँ पे शहरी थे जिन्होंने अपने घर तक जो है वो ठहराया टूरिस्ट को। तो हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं और नो डाउट जो इस तरह के लोग जिन्होंने टूरिस्ट का नाजायज फायदा उठाया है या उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई इंशाल्लाह होगी और होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन है, देख रहे हैं लोग मर रहे हैं अपनी गाड़ियों में और आप यहाँ सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं किस तरह इनको लूटा जाए, किस तरह इनसे पैसा वसूल किया जाए, चाहे वो रूम के किरायों की मद में हो, खाने पीने की अशिया हो, गाड़ियों को निकालना हो, धक्का लगाना या उन पर चेन चढ़ानी हो टायर्स पे। तो मेहर साहब, आपने इस तरह की सिचुएशन देखी कि आपके साथ भी इसी तरीके के लोगों ने रवैये रखे? अगर होटल की बात करें या खाने पीने की आपने अशिया खरीदी, क्या आपको भी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा? मिस, मेरे ना बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसको काफी ज्यादा सर्दी लग चुकी थी। मैंने एक होटल के पास रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे मेरे बच्चे को लेके यहाँ पे आधा पौना घंटा बैठे दो। कहता है यार पहले आप हमसे रूम परचेज करोगे। मैंने कहा आप मुझे हीटर बच्चे की तरफ कर दें ताकि इसको सर्दी से बच सके। मुझे वो कहता है 400 रुपया आपसे मैं घंटे का वसूल करूंगा, ये हीटर मैं देन आपको दूंगा। 400 रुपए एक घंटा हीटर इस्तेमाल करने के? हीटर का मैं लूंगा 400 रुपए पर घंटे का। मैंने वॉशरूम किया, मैंने 500 रुपया वॉशरूम का दिया, वॉशरूम करने का 500 रुपया मैंने पे किया वहां पे इसी एक दिन के दौरान। ये मैं आपको 100% ये सच कह रहा हूँ। और बेसिकली बड़े जो मरी वाले लोग हैं, मैंने सुना बड़ा था इनके बारे में, वाकई ही ये लोग बहुत घटिया लोग हैं। ये लोग ना सही हो सकते हैं। आज से 5 साल पहले भी इनकी यही, हमें इस तरह का स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने बिल्कुल इस तरह किसी भी कम्युनिटी के बारे में, किसी भी तरह के इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। इस तरह की बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए कि सर मेरे साथ जो हुआ सर, मैं तो सर सबको बताऊंगा। आप सबको तो नहीं कह सकते ना, आपके साथ। अच्छा मेहर साहब, ये बताइए कि आपको एक रूम, होटल का रूम लिया आपने, वो आपको कितने का पड़ा, कितना आपने रेंट अदा किया उसमें? मेरे पास मेरी शफीक साहब ने मदद की थी, मेरा बजट कम था तो पैसे सारे ही कट ऑफ हो गए थे। कुछ मैंने अपनी गाड़ी साफ करवाने की, थोड़ी सी बर्फ निकालने के, लास्ट 1-2 दिन तो मैं वहाँ पे रहा हूँ, गाड़ी के पास मैं चौकीदारी गाड़ी की करता रहा हूँ। तो मैंने बच्चों को बड़ी ट्रैवल करके रूम में भिजवाया। मुझे नहीं पता शफीक साहब ने वहाँ पे क्या पे किया, क्या पे नहीं किया, ये शफीक साहब ने मेरी हेल्प की थी। ये चलें, आपको तो शफीक साहब मिल गए थे, बहुत से लोगों को ऐसे मेहरबान नहीं मिले। खवातीन अपने जेवर दे के, ये भी खबरें हैं, ये भी सयाहों ने जो है बताया कि अपने जेवर दे के लोगों ने कमरा जो है वो किराए पे लिया, सिर्फ अपने घर वालों को बचाने के लिए। सुहेल इरफान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बरी होटल एसोसिएशन से, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब।
ये बताइएगा कि ऐसा वक्त जब एक सानिहा रोनुमा हो गया, लोग अपनी गाड़ियों में मर गए और अब वहाँ पर उन्होंने अपनी जान दे दी, ऐसे वक्त में होटल मालिकान ने क्या किया? क्यों अपने कमरे नहीं दिए गए? क्यों इस तरह के किराए बढ़ाए गए? इतने 50 हज़ार रुपए में एक दिन का रेंट वसूल किया गया रूम का। सुहेल साहब जी, सुहेल साहब मौजूद है हमारे साथ? जी सुहेल साहब, ये खबरें आई कि एक सानिया हो गया मरी में, 22 अफराद अपनी जान से चले गए सर, और मरी में एक कमरा 40,000 से लेकर 50,000 तक मिलता रहा। ये किस तरह की बेहिसी है? नहीं, मैं इनसे बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इनके साथ अगर कुछ गलत रवैया किया गया तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कोई एक जो है किसी की गलती जो है वो पूरे कम्युनिटी को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ तो है। मरी जो है वो 80% होटल्स जो हैं वो सालाना ठेके के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा। और उन 80% में ऑल अराउंड पाकिस्तान, पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा से हल्के कराची तक लोग वहाँ का ठेका भरते हैं सालाना। ज्यादातर लोग पूरे पाकिस्तान से वहाँ पर बैठे हुए हैं। मरी बेसिकली जो है वो 15 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर मुश्तमिल एक तहसील है, और इसकी 14 यूनियन काउंसिल्स में मरी की कम्युनिटी जो लोकल है वो रहती है। मरी सिटी एक अर्बन जी। लेकिन सुहेल साहब, अगर किसी ने ये किया, आप चले मान लें कि सबने तो नहीं किया ना, लेकिन जिसने ये किया तो क्या वो सही इकदाम था? हम मानते नहीं है कमरा किसी को ये दो मतलब बढ़ा के एक नॉर्मल ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन हम ऐसी बेहस कौम है कि हम हर चीज़ में अपना फ़ायदा सोचते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो और कई लोग ऐसे भी होते हैं बजाय मदद करने के वो सोचते हैं कि अभी हम अपना मुनाफा किस तरह से कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इरफान साहब और महर वक़ास साहब, सैय्यद हमारे साथ मौजूद है, और सरदार शफीकुर रहमान साहब। तमाम हज़रात का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो मिनी बजट के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मिनी बजट पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन जाहिर है बार बार बातें हो रही हैं मियाँ साहब की वतन वापसी से मुतालिक। तो एक बार फिर खबर सामने आई है कि मियाँ साहब वतन वापस आना चाहते हैं। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया, और ये ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया है सीनियर लीग रहनुमा सरदार मेहताब अब्बासी से। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, और इस बढ़ती महंगाई और हुकूमत की नाअहली पर हमें चाहिए कि हम सब मिलकर बात करें। और न सिर्फ ये कि बल्कि नवाज शरीफ ये भी समझते हैं कि KPK में जो पार्टी है उसको मुतहरिक किया जाना चाहिए, और मिलकर काम करने की उन्होंने हिदायत भी कर दिया। मियाँ साहब वापस कब आएंगे? क्या मियाँ साहब इसी साल वापस आएंगे? इसी साल वापस आएंगे तो क्या वो जेल नहीं जाएंगे? मुस्लिम लीग नून उसके लिए तैयारी क्या कर रही है? क्या मियाँ साहब का इलाज मुकम्मल हो चुका है, या अपना इलाज मुकम्मल किए बिना ही वो वतन वापस आएंगे? आखिर सूरत हाल कहाँ खड़ी है, और मुस्लिम लीग नून की क्या तैयारी है? इस पर हम ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब। उन्हीं से सबसे पहले बात करते हैं। राना साहब, ज़ाहिर खबरें तो बहुत सी गश्त करती हैं, कभी ये कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, कभी ये बातें कि भाई एक बाकायदा दरख्वास्त तैयार कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट में उनकी नाअहली ख़त्म कराने के लिए, कभी ये खबरें आती हैं कि जो डील हो रही है जिसका आप लोग मुस्तकिल ये कहते हैं कि भाई हम कोई डील नहीं कर रहे, और इस बात की कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि डील हो रही है। लेकिन मियाँ साहब वापस आ रहे हैं तो क्या इसी साल आ रहे हैं? और अगर आएंगे तो उसके लिए तैयारी क्या है, क्या सोच रही है मुस्लिम लीग नून, और क्या मियाँ साहब का इलाज मुकम्मल हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि मेहताब अब्बासी साहब जो हैं वो, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो KPK से है, तो जब वो उधर मिलने गए और जब दीगर PMLN के जो मेंबर्स हैं जब वो मिलने जाते हैं तो वो अपने एरिया के इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करते हैं, और मियाँ साहब ज़रूर उनसे इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। तो इसी तरह मेहताब साहब के साथ भी उन्होंने की है। यहाँ उनके आने से पहले इसमें कोई शक नहीं है कि पहला जो सबसे फोरमोस्ट एजेंडा है वो उनकी हेल्थ का है। उनको मेजर इंटरवेंशन की ज़रूरत है
जो कि अभी तक नहीं हुई, क्योंकि कोरोना पिछले 20 माह से या 2 साल से लगभग जो है वो रहा है, तो वहाँ जो उस तरीके से जो है इलाज नहीं जारी, जो और वो उनका अभी मुकम्मल नहीं हुआ। एक तो ये बड़ा मेजर फैक्टर है कि उनकी जब सेहत इजाज़त देगी तो वो ज़रूर वापस आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी ख्वाहिश है कि वो वापस आना चाहते हैं, और इसका वो इजहार जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल मेंबर्स हैं PMLN के, जब वो मिलने जाते हैं वो उनसे करते हैं। और हम समझते हैं कि अगला जब भी जनरल इलेक्शन होगा उससे पहले मियां साहब जरूर आएंगे अपनी पार्टी को लीड करने के लिए, और जो लीगल बातें हैं वो है मौजूद उसके अंदर। अगर वो आते हैं तो अभी तो लीगली मामलात किस तरह टेकअप किए जाएंगे, क्योंकि अगर अभी वो आएंगे तो जेल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह है जी। इसके ऊपर जो लीगल टीम है वो अपनी अपील्स जो हैं, जो उनके पास आगे जो रास्ता जो कानूनी तौर पे अवेलेबल है उसको ज़रूर इख्तियार किया जाएगा। और बाकी हम समझते हैं कि हमारा बिलीफ है कि जो उनके ऊपर केसेस बनाए वो वैसे ही मेलाफाइड पे बने थे और बदनीयती के ऊपर उनको निकाला गया, तो उनके ऊपर अब जो नए शवायद हैं, जिस तरह अरशद मलिक साहब की जो वीडियो है, जब उनके ऊपर मियाँ साहब यहाँ मौजूदगी में अपील करेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि उनको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ठीक। लगाई साहब, आपको ऐसा लगता है कि लीगली मामलात तय भी हो जाएंगे, उनकी राह भी हमवार हो जाएगी मुल्क आने की मियाँ साहब की, वो आएंगे भी, ऐसा कोई सियासी मंजरनामा बनेगा कि मियाँ साहब वापस भी आएंगे, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा भी लेंगे, आगे क़यादत भी करेंगे पार्टी की? एक तो ये है कि हमारे एक दोस्त उनको मिलकर आए हैं जी जी, और उन्होंने ये बताया है कि उनकी तबीयत वाक़ियतन ठीक नहीं है, और अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनकी सेहत उनके लिए जान का ख़तरा हो सकती है, और अगर वो आते हैं तो अगर जेल जाने की सूरत में फिर वैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिस सूरत हाल के बहस उन्हें जाना पड़ा था, तो ये एडवाइजेबल नहीं होगा कि वो इन हालात में वो मुल्क में आएँ। और ज़ाहिर है वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं जब दोस्त उनसे मिलने के लिए जाते हैं, और ये हर आदमी की ख्वाहिश होती है जो अपने मुल्क में नहीं होता है। और एक ऐसा शख्स जो 3 बार वज़ीर आज़म रहा हो, जो एक मुल्क की बड़ी पार्टी का सरबराह हो, वो वैसे भी अपने मुल्क से बाहर नहीं रह सकता। लेकिन हालात तो अभी फ़िलहाल उनके लिए साज़गार नहीं, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हालात तो ऐसे हैं कि जैसे आपने ख़ुद कहा है कि जब वो वापस आएंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो इस सूरत में अब मुझे बताएं कि ये जो मौजूदा हालात हैं वो कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर वो जेल में जाना या रहना उनकी सेहत इजाज़त देती है। अब मैं सेहत के साथ सियासत करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं उसके ऊपर बैठकर तनकीद करना शुरू कर दूं। वो सेहतमंद हो जाएं और उसके बाद वो वापस आएं। उनके ऊपर जो चार्जशीट लगी, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ठीक है, अगर आपने सज़ा सुना दी और आपने ये कहा था कि ये पानामा लीक्स की वजह से है और ये एवन फील्ड्स की वजह से है, तो अगर इस्तगासा कोई मनी ट्रेल ले आता या कोई ऐसी चीज़ ले आता जिससे ये साबित होता है कि जनाब ये सारा पैसा जो है आपने यहाँ से लेकर गए हैं या सरकार से लेकर गए हैं, जिस तरह से भी लेकर जाएं, अगर आपके पास मनी ट्रेल होती तो वो साबित भी हो जाती। इस पर तो कोर्ट ने सज़ा को एक सस्पेंड किया, दूसरी सज़ा बहरहाल उसमें उन्हें ज़मानत मिली है, एक सज़ा सस्पेंड है और ज़मानत में वो बैरून मुल्क चले गए हैं। अब एक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जिस तरह से एक दोस्त की शहादत मिली है कि वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर कोई जुमले ऐसे सख्त कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि मैं ज़ाहिर सेहत बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और मियाँ साहब तो वैसे भी इलाज कराने की गर्ज से ही मुल्क से बाहर गए थे, तो वैसे भी शाहिद खान अब्बासी साहब भी ये कह रहे हैं अब तक इलाज मुकम्मल नहीं होता वो वापस नहीं आएंगे। चलें, ये एक मैटर है और देखना भी होगा कि ये साल किस तरह अनफोल्ड होता है सियासी सूरत हाल की। अगर हम बात करें तो ज़ाहिर ये साल जो कि इलेक्शन कैंपेन का साल है, अगला साल इलेक्शन का साल है, तो किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं, बाकी मियाँ साहब आते हैं कि नहीं आते हैं, ये चीज़ें भी आगे जाके खुल के भी सामने आ जाएंगी। लेकिन एक मिनी बजट का मामला है नाज़रीन, हुकूमत ने मिनी बजट पास करवाना है, कौमी असम्बली का इजलास भी अभी शुरू हो चुका है, लेकिन आज एक अहम इजलास हुआ, वो था मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास, जिसमें अपोजिशन ने इस बात पर गौर किया किस तरीके से इस मिनी बजट को रोकना है पास होने से। लेकिन अगर हम माजी पे नज़र दौड़ाएं तो माजी में हमने देखा, चाहे वो बजट हो या बड़ी कानून साजी का अमल, हुकूमत बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें करवाती रही और अपोजिशन लाहेअमल बनाती रही, लेकिन जो हुकूमत को करना था वो हुकूमत करती रही। इल्ज़ामात भी बहुत हुए, गर्मा गर्मी भी इजलासों में हमने बहुत देखी और आज भी हमने कई कायमा कमेटी के इजलास में भी गर्मा गर्मी देखी। लेकिन सवाल ये है कि मिनी बजट पास कराने में क्या हुकूमत आराम से कामयाब नहीं हो पाएगी? क्या ऐसा होगा
कि ऑपोजिशन ये मिनी बजट की कार्रवाई को रोक ले, क्या तैयारी है ऑपोजिशन की? राना एहसान साहब, अब ये इजलास भी हो गया, इससे पहले भी हमने देखा कि चाहे वो बजट हो चाहे कानून साजियाँ हो बड़ी, वो कैसे रोका जाएगा मिनी बजट को? नदीम कुरैशी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन पहले राना साहब आप बताएं कि ऑपोजिशन कैसे इसको रोकेगी? ऑपोजिशन का सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि जो ऑपोजिशन के अपने नंबर्स हैं उनकी हाजिरी इंश्योर करना कि वो पूरा नंबर जो है वो मुकम्मल तौर पे उस दिन मौजूद हो जब इसकी वोटिंग होगी। एक तो ये लाएअमल है। दूसरा देखें, हमारा MQM से भी राब्ता हुआ, एहसन इकबाल साहब जब कराची गए उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी मुख्तलिफ जो मुल्की मामलात हैं जिसमें मिनी बजट भी था उस पर डिस्कशन हुई। तो हम अपनी तरफ से जो हुकूमती कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको कायल करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप जो हैं वो इस अवाम दुश्मन बजट को सपोर्ट ना करें। दूसरा, जो मेंबर्स जो हैं PTI के जो हमारे साथ राब्ते में हैं, हमने उनसे भी यही गुजारिश जो है उनके सामने रखी है और कोशिश यही होती है कि वो हमारे दलाइल से मान जाएं। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है उसको आप जानते हैं कि 33 बिल भी जो हैं वो एक दिन में पास हो गए और EVM जिसके ऊपर शदीद इतराजात थे कोलिशन पार्टनर्स को, जिसमें MQM और PMLQ थी। मैं खुद जो है उनके मेंबर्स के साथ टॉक शोज करता रहा और उन्होंने कहा जी हमें उन्होंने गिनवाए जो इतराजात थे और अगले दिन ही जो है वो जमातों ने जाके उनके हक में वोट डाल दिया क्योंकि उनको प्रेशराइज किया गया या जो है वो किस तरीके से किया गया, पुरस्कार कॉलें आई, वो सारी कहानी। सर ये पुरस्कार कॉल्स क्या होती हैं? जरा मैं कारी उस्मान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेती हूँ। JUI से कारी उस्मान साहब, क्या होता है कि मुत्तहदा तो नजर आती है ऑपोजिशन की, मुत्तहिद है जी, इजलास होने से कबल और सब इकट्ठे हैं, लेकिन जब कानून साजी की बात आती है या कोई बड़ी कार्रवाई इजलास में हो रही होती है तो फिर ये पुरस्कार बातें, पुरस्कार मीटिंग्स, पुरस्कार कॉल्स और मंजर एकदम बदल जाता है। हुकूमत को जो करना होता है वो कर लेती है आसानी से। देखिए जी, ये बात तो तय है कि हुकूमत के पास वो जो उन्हें अक्सरियत दिलवाई गई है, चाहे वो 25 जुलाई के दिन या फिर उसके बाद फिर हुकूमत साजी में जो कुछ उनके साथ जो उनकी मदद हुई है, उनकी मदद की गई है और अब भी हो रही है। तो जब भी कोई ऐसा मसला आता है तो वो फौरी तौर पे उनके लिए जो उनसे बागी लोग होते हैं उनको भी बुला लिया जाता है। आपने खुद सुना और आपके सब मेरी बात को जरा पूरी सुने। आपके चैनल पर एक साहब होते थे डॉक्टर आमिर लियाकत के नाम से, और वो जब वहाँ दाखिल हो रहे थे असेंबली में उसके क्या अल्फाज थे, उसके बाद उस बेचारे के साथ क्या हुआ, अभी फिर क्या है। तो इस तरीके से तो एक अमल तो ये होता जा रहा है। दूसरी बात ये है कि फिर जो इत्तेहादी जमातों को उसके साथ मिलाया गया है, अब वो उसके जब कोई बिल आता है, कोई इस किस्म का अहम वक्त होता है, उस जाते हैं, उसके बाद या उसके आने तक फिर कहते हैं कि चलें अभी मिनी बजट की सूरत हाल बता दें जो माजी में होता रहा, चले वो हो गया ना। कारी साहब मैं आपकी बात को सुन रही हूँ सर, लेकिन मेरा सवाल इम्पोर्टेंट है, मेरे पास टाइम कम है। अभी मिनी बजट को पास होने से रोकने के लिए आप लोग क्या करेंगे? मैं मुख्तसर कर रहा हूँ कि MQM उससे पहले क्या कह रही थी, काफ लीग पहले क्या कर रही थी, उसके बाद उनसे वो खुलवा भी दिया। अब मसला ये है कि अब भी अपोजिशन बाकी अगर असेंबली के बाहर एक दूसरे से हम दूर हैं, लेकिन असेंबली में तो फिर भी इस मसले के लिए एक हो जाते हैं और हम तो अपोजिशन तो खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। नंबर गेम आपके हाथ में है अभी। ये कुछ भी कर ले, ये जो भी बिल पास करते हैं, चाहे एक दिन में उन्होंने 33 बिल पास किए, 27 बिल पास कानून बनाए, ये सब खुश हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। अब वक्त आने वाला है, अब ये बहुत कम दिन है इनके और इंशाल्लाह बहुत कम वक्त में ये सब के सब जो है, आपने बल्दियाती इंतखाबात का रिजल्ट देखा है सर। वक्त तो वैसे भी कम ही है ना, यही साल है, अगला साल तो वैसे इलेक्शन का साल है। आप मिनी बजट पे नहीं आ रहे, मिनी बजट पे आए, जरा बताएं ना आपके हाथ में कितनी नंबर गेम है, कैसे रोकेंगे आप लोग मिलके सारे ऑपोजिशन वाले? उन्होंने जो करना था, जो उन्होंने उस दिन करना था कर दिया। अब अपोजिशन अपने तौर पे जो उसका मुकाबला कर रही है और मैदान में है, चलें ठीक है, इंशाल्लाह इनको अमल होने नहीं
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कारी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कारी साहब, ये अभी की जो कहानी होती है जी कि हम एक हैं, हम मुत्तहिद हैं, हम हुकूमत को कुछ करने नहीं देंगे, हुकूमत टिक नहीं पाएगी, लेकिन यही वो हुकूमत है जब ऐवान में बैठती है तो जो बिल पास कराना होता है करा लेती है। एक साथ ढेर बिल हों या कोई भी कानून साजी हो, ये किस तरह पास हो जाते हैं, फिर ये कहाँ जाती है मुत्तहिदा अपोजिशन? एक तो मैं इंतहाई दुख से, तकलीफ़ से ये गुजारिश करता हूँ राना एहसान साहब को, वो सामने बैठे हैं, उनके होते हुए कि अपोजिशन ने हर कड़े वक्त में हुकूमत के लिए सहूलतकार का किरदार अदा किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त रखी आर्मी एक्ट की, तो हुकूमत की तरफ से कहा गया, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसी वक्त उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन शैतानों की अपोजिशन है और शैतान है और हम इनके साथ बात ही नहीं करेंगे, और उन्होंने बात भी नहीं की। फिर मैं उस वक्त लंदन में था, लंदन से एक पैगाम चला गया कि भी वोट देना है, जो एक्ट आ रहा है, और इधर से नवीद कमर साहब के पास मैसेज पहुंचा जी अब वोट देना है इधर। ये एक मौका था कि पूरी सहूलतकारी की गई। जब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, आपके कितने वोट नहीं गए आपकी तरफ जो चेयरमैन सेनेट के लिए, आप चेयरमैन सेनेट कामयाब हुए और आप ही के वोट लेकर कामयाब हुए। तो उस वक्त तो तमाम पार्टियों की जमहूरी जिम्मेदारी ये थी कि आइडेंटिफाई करते और उन लोगों को निकाल देते अपनी पार्टियों से, उनको डी सीट करा देते। बेशक सीटें ज़ाय हो जाती हैं, वो तो वैसे ही ज़ाय हैं आपकी, आप उसमें अपना कोई काम कर ही नहीं सकते। जो ऐसे मेंबरान आपके साथ बैठे हुए हैं जो जाकर ऐन मुश्किल वक्त में जाकर हुकूमत से मिल जाते हैं, तो आपके किस काम के हैं? तो एक ये हुआ, और इन्होंने जो है वो बहुत हमारे दोस्त हैं, फौत हो गए, हमारे दोस्त थे हासिल बिजंजो, उनको तकलीफ भी हुई है, वो वैसे भी कैंसर के मरीज थे और वो इस दुनिया से चले गए। मैं नहीं कहता इस सदमे से गए हैं, वो बीमारी बहुत शदीद थी, वो चले गए। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि वो शिकस्त का सदमा भी उन्हें लाक हुआ। इस तरह से जितने भी कानून साजी के मराहल आते हैं, अपोजिशन सहूलतकार का किरदार अदा करती है और फिर डट कर खड़ी हो जाती है, जी हम इनको जो है अब निपटेंगे, अब देखेंगे। और जिन हालात में PDM बनी थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस मूवमेंट बनी थी, उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। उस वक्त ये सूरत हाल थी कि कानून साजी हुई, इसके बाद फिर अपोजिशन मिल बैठी और कहा कि जी अब इनफ है इनफ, अब नहीं करें। उसके बाद फिर हालात हुए। एक दफ़ा हुआ कि जब ये गए और इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, बाई इलेक्शन, वो एक अच्छा फैसला था, उसमें इन्होंने जीते सीटें, पंजाब की सारी सीटें जो हैं वो एक आध सीट के अलावा वो सारी की सारी मुस्लिम लीग नून ने ली। बाई इलेक्शन जहाँ भी हुए, यहाँ पर कोई 2-3 इलेक्शन हुए, यहाँ पीपल्स पार्टी की थी। अगर ये उसी पर रह जाते हैं तो फिर भी वही सूरत हाल पैदा होनी थी। उसके बाद जब भी इनको मौका मिलता है हुकूमत के लिए सहूलतकारी का काम करते हैं। चलें। और अब भी ये खतरा है, ये खतरा है कि सहूलतकारी का ही काम किया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि वो बिल पास करवा लेंगे और इनके अरकान या गैर हाजिर हो जाएंगे। पूछते नहीं है ना बाद में, भाई आप गैर हाजिर क्यों हुए? अभी भी ऐवान की हम कार्रवाई दिखा भी रहे हैं कि अभी भी हमें ऐवान भरा हुआ नहीं लग रहा, काफ़ी हद तक ऐवान हमें खाली ही लग रहा है, खासतौर पे अपोजिशन की नशिस्तों पे अगर देखें तो। राना साहब, क्या हम ये कहें कि इमरान साहब जो हैं वो खुशकिस्मत हैं कि उनको आप लोगों जैसी अपोजिशन मिली? देखिए, लगारी साहब ने जो एक्सटेंशन के बिल की बात की, वो उसका दिफा करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं करूंगा भी नहीं। लेकिन जो चेयरमैन सेनेट वाला जो मामला था, उसमें तो अपोजिशन के ज्यादा नंबर्स आए और वोट ज्यादा निकले। लेकिन वो जो चंद मेरे गालबन 7 वोट थे जो डब्बे का इशू बना के कि वो डब्बे में कहाँ लगे जबकि लगे नाम के ऊपर थे, वो इशू बना के जो है वो अपोजिशन को हरा लिया गया। और वो भी ये जो सेनेट का इलेक्शन है, ये मेरे ख्याल से एक तारीख का वो एक ऐसा काला पहलू है जो कि हमेशा डिस्कस किया जाएगा कि अपोजिशन के वोट ज्यादा निकलने के बावजूद जो है वो इलेक्शन जो है वो हरा लिया गया। और वो चलिए देख लेते हैं ना राना साहब, आज का भी इजलास अभी शुरू हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।